हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए विद्यार्थियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ फिजिक्स का ही पार्ट लेकर आपके समक्ष। और ये फिजिक्स का जो पार्ट है वो है ध्वनि। तो आज विद्यार्थियों हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको सीधे ही चैप्टर पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्वनि क्या है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो साधारण सी बात है, ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? साउंड कहते हैं। क्लियर? जिस प्रकार से हम इससे पहले अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे हम बात करें प्रकाश ऊर्जा की, तो प्रकाश ऊर्जा के बारे में मैंने आपको विस्तार से अध्ययन कराया है। इसी प्रकार से हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, ध्वनि क्या है? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ध्वनि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। इनमें से ही ऊर्जा का एक अन्य जो रूप है वो है ध्वनि ऊर्जा। वो क्या है विद्यार्थियों? ध्वनि ऊर्जा। क्लियर? हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न स्रोतों से हमें ध्वनि सुनाई देती है। यानी विभिन्न स्रोतों से, स्रोत क्या होते हैं? स्रोत वे पदार्थ वस्तु होती हैं जिनसे हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो ध्वनि के स्रोत क्या हुए? तो ध्वनि के जैसे वाद्य यंत्र हैं, ये क्या है? ध्वनि के स्रोत हैं। क्लियर? तो ध्वनि के कंपन हमारे कानों में जो संवेदना उत्पन्न करते हैं उनसे ही हम आवाज़ सुन पाते हैं। अर्थात ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों पर प्रहार किया जाता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या होता है इससे विद्यार्थियों? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि उन वाद्य यंत्रों से उत्सर्जित होती है जब उन पर हम क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थियों? प्रहार करते हैं। और जैसे ही प्रहार करते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। और जैसे ही कंपन उत्पन्न होगा तो उससे हमें ध्वनि उत्पन्न होगी और वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। अच्छा, वो ध्वनि सुनाई कैसे देती है? तो हम बात करेंगे किसके? ध्वनि के संचरण की। यानी ध्वनि का संचरण होता है क्या है? ध्वनि का या ध्वनि के कंपनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे कानों तक पहुंचना और वो ध्वनि सुनाई देना क्या कहलाएगा? ध्वनि का संचरण कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखो, वस्तु के कंपन जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं वह माध्यम कहलाता है। यानी ध्वनि किसी भी वस्तु से उत्पन्न हुई हो, कंपन किसी भी वस्तु में उत्पन्न हुआ हो, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा तो उसको किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम ध्वनि के लिए ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम हो सकते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि ध्वनि का जो संचरण है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में क्या है? इसका संचरण हो जाता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो माध्यम के कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा निकटवर्ती माध्यम के कणों को स्थानांतरित करती है, जिससे समीपवर्ती कण कंपमायन करते हैं। इस प्रकार की ध्वनि ऊर्जा एक कण के निकटवर्ती कणों में स्थानांतरित होती हुई हमारे कान तक पहुंचती है और हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। क्या?
एक बार पुनः बता रहा हूं मैं आपको कि ध्वनि का संचरण होता क्या है। जैसे मान के चलो कोई भी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, यहाँ से जैसे हमने प्रहार किया तो यहाँ से प्रहार करेंगे तो इसके इर्द गिर्द की जो माध्यम में हम वायु ले लेते हैं, तो वायु के जो कण हैं वो क्या होंगे, ये वायु के कण इससे लगातार क्या करेंगे, कंपन करेंगे। ये वायु के कण कंपन करेंगे और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कंपनों का ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे ही कंपनों का ट्रांसफर होगा तो वो ध्वनि क्या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर सुनाई दे जाएगी। क्लियर। अब हम आगे बात करें तो ध्वनि का जो संचरण है वो और किस प्रकार से कैसे हम समझ सकते हैं। क्लियर। तो ध्वनि के संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम जो है वो क्या है, वायु होता है। सबसे सामान्य माध्यम क्या होता है, वायु। क्या समझे, यानी सबसे सामान्य जो माध्यम है वो क्या है, वायु। यानी वायु, क्योंकि वायु सभी जगह, एक अंतरिक्ष को छोड़कर वायु हर प्रत्येक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में क्या नहीं होता है, ध्वनि का कोई संचरण नहीं होता है। क्लियर। जब कंपित वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो विरलन उत्पन्न होता है और यह संपीड़न एवं विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है तथा विरलन निम्न दाब का क्षेत्र। आगे मैं आपको तरंग की प्रकृति यानी तरंग कैसे उत्पन्न होती है, उसमें विरलन क्या होते हैं, संपीड़न क्या होते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट पेज के अंदर इस चीज़ को स्पष्ट करूँगा। फिर इसमें तरंग धैर्य क्या होती है, गर्त क्या होते हैं, श्रृंग क्या होते हैं, आगे हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर। चलें आगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा पेज है उस पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तरंग की गति, यानी तरंग कैसे, कब आयाम, कब श्रृंग। तो ये जो ऊपर उच्चतम जो पॉइंट है यहाँ से ये इस प्रकार से क्या है, ये कंपन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, एक चक्र पूरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा और यहाँ से यहाँ तक तीसरा उत्पन्न हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ जो शीर्ष पॉइंट है, इस शीर्ष पॉइंट को तो क्या कहेंगे हम, श्रृंग कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, श्रृंग। और ये जो है इनको क्या कहेंगे, बोलो, गर्त कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ए के द्वारा हम व्यक्त करते हैं जिसको आयाम कहते हैं। ये आयाम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे हम और न तरंग दैर्घ्य के बारे में, यानी ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को किससे व्यक्त करेंगे विद्यार्थियों, तरंग दैर्घ्य के द्वारा व्यक्त करेंगे। क्लियर। तो मैं आगे बता देता हूं आपको कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी है, एक यांत्रिक तरंग है तथा इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ध्वनि की चाल या संचरण सबसे अधिक किस में होता है, बोलो, ठोस में होता है। किस में होता है विद्यार्थियों, ठोस में होता है। और इनका जो क्रम है वो कैसे होता है, सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में। फिर उसके बाद में किस में होता है, द्रव में। फिर उसके बाद में किस में होता है, गैस में। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। हालांकि ध्वनि का संचरण तीनों ही माध्यमों में होता है विद्यार्थियों, लेकिन अगर इनका क्रम आपसे पूछ ले तो सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। ओके। अब बात करें हम ध्वनि तरंगों की प्रकृति। किसकी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति। तो तरंगों की कंपन एवं संचरण की दिशा के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक की हम बात करेंगे किसकी, अनुप्रस्थो तरंगें। किसकी बात करेंगे, अनुप्रस्थो तरंगें। तो जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होता है, क्या होता है, संचरण, यानी कंपन का जो संचरण है वो कंपन का संचरण कैसे होता है, उसकी दिशा के लंबवत ही होता है, तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रकाश तरंगें हैं, तनी हुई रस्सी है, उसमें ये संचरित, यानी तनी हुई रस्सी को हम जोर से जब हिलाते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से कंपन उत्पन्न होते हैं, तो वो कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग है, उसका उदाहरण है। क्लियर। आया कि नहीं आया समझ में। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख देना विद्यार्थियों, जिससे कि आपका कोई भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान होगा।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्लियर। और मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल पर लगातार पढ़ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, लेकिन उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा लें, जिससे कि क्या होगा कि समय समय पर जैसे ही हमारी नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उससे क्या है उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट तो ध्वनि तरंगों में हम फर्स्ट बात कर रहे थे अनुप्रस्थ की। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरी जो तरंग दैर्घ्य है, और वो दूसरी तरंग दैर्घ्य कौन सी विद्यार्थियों, वो दूसरी तरंग दैर्घ्य हमारी दूसरी है, वो है अनुदैर्घ्य तरंग है। वो कौन सी तरंग है, बोलो कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लियर। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। कैसे होता है, संचरण की दिशा के अनुदिश होता है, उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो स्प्रिंग के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है। ध्वनि जो तरंग है वो भी कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो विद्यार्थियों हम किस तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्लियर। अरे विद्यार्थियों आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना, समझ में, अरे समझ में आ रहा है, हमारी आपको समझ में आ रहा है, हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ विद्यार्थियों अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन है, जिससे कि हम और बेहतरीन आपके लिए मेहनत करेंगे, बेहतरीन आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, बेहतरीन आपकी जो तैयारी है उसमें और 4 चांद लगाएंगे विद्यार्थियों। क्लियर। आगे हम बात करें नेक्स्ट जो है ध्वनि तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी ध्वनि तरंगों के कौन कौन से गुण हैं। तो देखो यहाँ मैंने आपको बताया गया है कि ध्वनि तरंगों के वेग होता है, उनकी आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, तो उनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ b बराबर λ/t, b यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। विस्थापन यानी ये विस्थापन है जो लैम्डा, यानी दो सुरंगों या दो गर्तों के मध्य, दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, बोलो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और उसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं, इसको लैम्डा के नाम से जानते हैं। इसके लैम्डा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से हम आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति होती है n बराबर 1/t। और अगर हम बात करें इनका मान रखें तो वेग होता है b बराबर n आवृत्ति गुणनफल होती है तरंग दैर्घ्य। क्या होती है, आवृत्ति गुणनफल तरंग दैर्घ्य। तो ये याद रखना है विद्यार्थियों, b बराबर n इंटू लैम्डा। क्लियर। अब अभिलाक्षणिक गुणों में हम सबसे पहले बात करेंगे आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एकांक समय में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या, क्या एकांक समय में, एक निश्चित समय में किए गए कंपन या दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। क्लियर। इसे हम b से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, बोलो विद्यार्थियों, b से। कहीं कहीं इसको n से भी व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर। इसका जो SI मात्रक है, इंटरनेशनल जो मात्रक है वो है HZ या हर्ट्ज के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। दूसरा जो है वो है हमारा आयाम। क्या है विद्यार्थियों, आयाम। तो मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जैसे देखो यहाँ से ये कोई दीवार है, यहाँ हमने अपने घड़ी के पेंडुलम तो सबने देखा होगा, ठीक है, तो वही बात है बस। तो ये यहाँ से ये इसकी माध्य स्थिति तो ये है बीच में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा तो ये क्या कहलाएगा, इसका अधिकतम विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अधिकतम। अब अधिकतम विस्थापन इधर कहाँ जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, बोलो आयाम कहलाएगा। यानी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, क्या कहलाएगी, बोलो क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। आ गया समझ में।
आया कि नहीं आया समझ में। तीसरे नंबर पर आता है हमारा आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल जो है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? टी के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। क्लियर। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है वेग। तरंग में किसी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का क्या कहते हैं? बोलो, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तरंग का वेग कहते हैं। तो अच्छा विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले। आगे हम जब भी पढ़ेंगे जब आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। चलो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, बताइए। चलो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो सभी विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि हमें सर समझ में आ गया। और समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी आप वीडियो को रोक कर और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। आप हर एक प्रकार से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्लियर। चलें आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे नोट। एक मैं विशेष इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जो नोट के द्वारा कि ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यानी माध्यम कैसा है, माध्यम ठोस है कि माध्यम द्रव है कि माध्यम गैस है, माध्यम सघन है कि माध्यम विरल है, यानी वो ध्वनि के माध्यम पर निर्भर करेगा। क्लियर। यह माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। अगर माध्यम कैसा है, माध्यम में टेम्परेचर ज़्यादा है, माध्यम में टेम्परेचर कम है, तो उस पर भी निर्भर करता है। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जब मौसम ठंडा होता है या रात्रि के समय हम देखते हैं तो ध्वनि हमारी दूर तक चली जाती है, जबकि दिन के समय वो ध्वनि क्या है? दूर तक सुनाई नहीं देती है। तो वो भी क्या है? वो इसी का कारण है। आ गया कि नहीं आया समझ में? ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, जो पहले ही बात कर चुके हैं, जबकि गैस में क्या होती है? कम होती है। गैस में क्या होती है विद्यार्थियों? कम होती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। अगर हम ताप बढ़ाते चले जाएं तो ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। सामान्यतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, किस पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम ध्वनि की चाल की बात करें तो 30 डिग्री मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार से होता है? तो ध्वनि तरंगें एक परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट आती है तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के समान है। किसके समान है बोलो विद्यार्थियों? प्रकाश के परावर्तन के समान है। हम प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, यानी वो ही नियम यहाँ पर ध्वनि के नियमों के अंदर काम करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने प्रकाश वाला जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं और वो जो क्लास है वो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में फिजिक्स वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर प्रकाश का चैप्टर बड़े अच्छे ढंग से आपको समझा रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्लियर। आगे बात करें प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? यदि हम किसी उचित परावर्तक मैं आपको प्रकाश वाले लेसन के अंदर पढ़ा ही चुका हूँ। परावर्तक मतलब है कि ऐसी वस्तु जिससे टकरा के वापस वो क्या कर दे? रिटर्न कर दे, वापस उसको परावर्तित कर दे, तो वो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक वस्तु है। जैसे कोई इमारत है, कुआं है, पहाड़ी है आदि के सामने जोर से हम चिल्लाएं तो हमें कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, तभी वो क्या है? हमें प्रतिध्वनि के रूप में ध्वनि सुनाई देगी। क्लियर। आया कि नहीं आया समझ में? आया। ओके, समझ में आ गया। देखो मैं आपको चित्र के द्वारा भी जो प्रतिध्वनि है और ध्वनि का परावर्तन है उसको स्पष्ट कर देता हूँ। देखो ये जो सतह है, ये सतह क्या है विद्यार्थियों? ये एक परावर्तक सतह। क्या है विद्यार्थियों? ये परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह यहाँ से ये ध्वनि पट्ट के रूप में हम जानते हैं, ये क्या है? ध्वनि स्रोत है।
ये क्या है बोलो विद्यार्थियों, ध्वनि स्रोत है। ध्वनि स्रोत मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगा, ध्वनि स्रोत कहलाएगा। तो यहाँ से जैसे ही ध्वनि उत्सर्जित हो रही है तो ये ध्वनि की तरंग है। ये क्या है बोलो विद्यार्थियों, ध्वनि की तरंग है। ये ध्वनि की तरंगें जैसे ही यहाँ पर क्या हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं, तो इस परावर्तक पृष्ठ से, इस परावर्तक पृष्ठ से ये क्या कर रही हैं बोलो, टकरा के वापस जा रही हैं। और टकरा के वापस जा रही हैं तो इसे क्या कहेंगे बोलो, परावर्तित किरण कहेंगे। और ये परावर्तित किरण, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या बोलो, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जैसे ही वो खड़ा हुआ है तो पहले तो ये ध्वनि यहाँ सुनाई देगी, स्रोत से जैसे उत्पन्न होगी, फिर इस परत से टकराकर पुनः इसको ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, पराध्वनि, या क्या बोलते हैं इसको, ध्वनि तरंग, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ओके, आगे चलते हैं। आगे नया जो वो है अनुरणन। अनुरणन क्या है, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुरणन काल या अनुरणन के नाम से जानते हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा कोई बड़ा हॉल है या बड़ा कमरा है, आप उसमें ज़ोर से चिल्लाइए, तो ज़ोर से चिल्लाने के बाद में वो ही आवाज़ आपको बार बार सुनाई देगी। क्या होगी, बार बार वो गूंजती हुई नज़र आती है, तो वो ही क्या है, अनुरणन है। वो ही क्या है, अनुरणन है। आया कि नहीं आया समझ में? ओके, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास के अनुसार ध्वनि के प्रकार। यानी इसकी हम परास की बात करें तो परास के आधार पर, किसके आधार पर विद्यार्थियों, परास के आधार पर हम बात करें किसकी, ध्वनि आवृत्ति की परास के आधार पर ध्वनि के प्रकार की बात करें तो वो 3 प्रकार हैं, जो आप पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ध्वनि की, तो वो आपको भी आना चाहिए। तो पहला क्या है बोलो, पहला है श्रव्य ध्वनि। क्या, श्रव्य ध्वनि। तो वे ध्वनि तरंगें जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, यानी हम आसानी से सुन सकते हैं, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रव्य ध्वनि की जो परास होती है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। आया कि नहीं आया समझ में? ओके, दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य यानी वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इन तरंगों को सुना नहीं जा सकता, यानी हमारे कान नहीं सुन सकते। ये तरंगें भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय और हाथी जैसे प्राणियों में ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी भूकंप आने से पहले अपश्रव्य ध्वनि तरंगें के द्वारा संकेत नजर आते हैं, जिससे कि अब जो मशीनें हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेते हैं। तो भूकंप आने से पहले वो क्या है, उन संकेतों का पता लगा देते हैं। उनका क्या करते हैं, संकेतों का पता लगा देते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि भूकंप आने की ये संभावना है। क्लियर? तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पराश्रव्य ध्वनि। बहुत इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य ध्वनि का अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी बार, या फिर श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि तीनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। कहाँ से उत्पन्न करते हैं, क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल होते हैं उनसे उत्पन्न कर सकते हैं। चमगादड़, बिल्लियाँ, कुत्ते जैसे कुछ प्राणी या कुछ पक्षी, कीट पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग संकेत भेजने में भी करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग क्या है,
यानी इनका इसका बहुत अत्यधिक मात्रा में इम्पोर्टेंस है। तो उपयोग क्या है इसका, यूजेबल क्या है, पराश्रव ध्वनि का उपयोग हृदय के विभिन्न हृदय घात जो होता है, हृदय से संबंधित जो रोग हैं उन हृदय जो रोग हैं उनका पता लगाने में, और हृदय के प्रतिबिंबों यानी उनका फोटोज जो प्राप्त करने में, जिसे क्या कहते हैं ईसीजी के बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी यानी इकोकार्डियोग्राफ के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसमें भी क्या है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसमें भी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यकृत है, पित्ताशय है, गर्भाशय है, इनके प्रतिबिंब मतलब फोटो प्राप्त करने के लिए उनकी जांच यानी उनके रोगों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। क्लियर। चमगादड़ अंधेरे में भोजन को खोजने के लिए, यानी चमगादड़ जब अंधेरे रात्रि के समय जब उड़ता है तो वो भी किसका उपयोग करता है, पराश्रव्य ध्वनि का उत्पन्न करता है। और जैसे ही पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करता है तो वो पराश्रव्य ध्वनि जैसे ही छोड़ता है तो आगे अगर उसमें कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जिससे टकरा के वापस वो सुन लेता है तो वो अपना रास्ता मोड़ लेता है, यानी वो क्या कर लेता है, अपने आप को सुरक्षा कर लेता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक ध्वनि के बारे में स्पष्ट कर दिया है। तो आपको पहले तो ये बात बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। एक बार चलो मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि आज हमने किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया है, किसके चीज़ के कौन कौन सी चीज़। तो थंबनेल में आप देख ही पा रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक क्या है, फिजिक्स का ही चैप्टर है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। और भौतिक विज्ञान के चैप्टर के बारे में हम ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। ध्वनि एक क्या है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, जो किसी भी वाद्य यंत्र या किसी भी ध्वनि के स्रोत से उत्पन्न होती है। और उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसको हम ध्वनि तरंग के रूप में जानते हैं। और वो ध्वनि तरंग क्या है, वो एक माध्यम में संचरित होती है। किसमें, माध्यम में संचरित होती है। और माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, इन तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। जैसे ही ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो पहुंचते समय वहां पर क्या है, दो यानी विरलन और संपीड़न क्या उत्पन्न होते हैं, विरलन और संपीड़न उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही विरलन और संपीड़न उत्पन्न होते हैं तो वहां पर संपीड़न उच्च दाब के क्षेत्र में और विरलन निम्न दाब के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। ओके, आगे हम बात करें इसके तरंग दैर्घ्य की, यानी तरंग दैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, यानी लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, गर्त सुरंग तरंग की, इनकी यानी अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हम अनुप्रस्थ तरंग के बाद में अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे। फिर अनुदैर्घ्य तरंग के बाद में हमने ध्वनि के अभिलाक्षणिक जो गुण है उनके बारे में अध्ययन किया, जिसमें आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, ठीक है, वेग क्या है, फिर वेग में संबंध क्या है, वेग का सूत्र क्या है, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, आवृत्ति क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। क्लियर। आगे हम बात करेंगे किसकी, अनुरणन काल क्या, यानी अनुरणन क्या होता है, पराध्वनि क्या है, ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि क्या है, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। आगे हम बात करें किसकी, आगे हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों के परास के आधार पर ध्वनि के प्रकार, जिसमें श्रव्य तरंगें यानी श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि, इन के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो ध्वनि वाला चैप्टर है वो समझ में आया होगा और आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा, और मैं इस चीज़ का आपके लिए पुनः प्रेरित करूँगा कि आपको अगर क्लास पसंद आई है, क्या यदि आपको क्लास पसंद आई है, अच्छी लग रही है और इसी प्रकार की आपको लगातार क्लास उपलब्ध हों, लगातार आपको जानकारी हासिल हो, लगातार आप जानकारी से रूबरू होते रहें, तो हमारा जो दशरथ सिंह सैनी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि क्या है आपको इसी प्रकार की नई नई जो क्लास है वो तुरंत आपको मिलती रहे।
क्लियर विद्यार्थियों? तो आज के लिए इतना ही। क्या? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ में पुनः उपस्थित होंगे, पुनः आपसे बात करेंगे, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों।